Assalamu alaikum viewers, we are here with another live episode of Sports 365 और आज की इस लाइव ट्रांसमिशन में हम बात करने वाले हैं उस अहम मैच के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जिम्बाब्वे जो कि पूरे टूर्नामेंट में अभी तक एक मैच नहीं हारी है वो अपसेट कर सकती है वेस्ट इंडीज़ को। लेकिन आज वेस्ट इंडीज़ ने जो खेल पेश किया अब वो देखकर उसने सबको हैरान कर दिया कि वेस्ट इंडीज़ वाले अभी इस टूर्नामेंट में बाकी हैं और हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो सुपर 8 के इस अहम मरहले के अंदर बाकी टीमों को हराकर और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। एज़ यूजुअल हमारे साथ शुएब मोहम्मद साहब मौजूद हैं आज की इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया उमर। शुएब साहब के तारुफ के बाद हम बढ़ेंगे आज के मैच के स्कोर कार्ड के ऊपर कि आज किस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने एक बहुत बड़ा टोटल किया और अभी तक 2026 T20 वर्ल्ड कप की जो अभी तक के मैचेस हैं उसके अंदर सबसे बड़ा स्कोर आज वेस्ट इंडीज़ ने बनाया है। 254 रन बनाए वेस्ट इंडीज़ ने और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए। ब्रेंडन किंग 9 रन बना सके 12 गेंदों के ऊपर और शाय हॉप ने 14 रन बनाए। उसके बाद शमरन हेटमायर आए जिन्होंने गेम का पांसा पलट दिया और 85 रन बनाए, 34 गेंदों का सामना किया, 7 चौके लगाए और 7 छक्के लगाए। फिर रोबन पावल आए जिन्होंने 59 रन बनाए और सिर्फ 35 गेंदों का सामना किया और 168 के स्ट्राइक रेट के साथ 4 छक्के और 4 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। देन उसके बाद रोमेरो शेफर्ड आए जिन्होंने 21 रन बनाए। बर्क रफ्तार सिर्फ 10 गेंदों के ऊपर और 210 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ये स्कोर किया और शरफन रदरफोर्ड ने 31 रन बनाए, सिर्फ 13 गेंदों का सामना किया। ये वो क्विक फायर इनिंग्स थी जिसकी वजह से आज वेस्ट इंडीज़ ने 254 जैसा पहाड़ जैसा टोटल आज के मैच में दिया और जिम्बाब्वे उसको जो है वो डिफेंड नहीं कर सकी। जिम्बाब्वे जो है वो नहीं खेल सकी उस तरह से और सिर्फ 150 रन बनाकर जो है वो तकरीबन आउट हो गई। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, हम ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी पर बात करते हैं। स्टे विद अस। हम बात कर रहे थे स्कोर कार्ड की जो आज वेस्ट इंडीज़ ने स्कोर किया 254 रन और उसके बाद जो है वो सिर्फ 147 रन पर जिम्बाब्वे की टीम आउट हो गई। तो शुएब मोहम्मद साहब एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कहाँ गलती की जिम्बाब्वे की टीम ने इतना अच्छा ग्रुप राउंड खेला और बड़ी टीमों को हराया और उसके बाद जो है वो अब एकदम से वेस्ट इंडीज़ ने कुछ समझा ही नहीं जिम्बाब्वे की टीम को और इतना बड़ा टोटल लगाया और फिर उसके बाद जो है वो एक्सपोज कर दिया। सिर्फ 147 रन के ऊपर जो है वो आज आउट किया। शुएब साहब आपको क्या लगता है कि कहाँ लैक किया जिम्बाब्वे की टीम ने और किस तरह से वो क्या कि वो टीम जो कि ग्रुप स्टेजेस पर ऑस्ट्रेलिया को भी हरा रही है और उसके बाद श्रीलंका को भी हरा रही है, उसके बाद जब वो सुपर 8 में आई है तो पहला ही मैच इतने बुरे तरीके से हार गई। बिल्कुल उमर, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों ने और शुरू से ही उन्होंने जो अपना फुट पुट डाउन किया, यानी कि जिसके अंदर कोई 6 से ज़्यादा 17 रन के ओवर्स आए, उसमें 20 रन 19 रन के भी ओवर थे, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह दे वर ऑन रैम्पेज टुडे। और एट द सेम टाइम मैंने 3-4 मेरा अंदाज़ा है कि उनकी मेजर गलतियां जो थी अपार्ट फ्रॉम द ड्रॉप कैचेस जो हेटमायर के जो उन्होंने मूसीकीवा ने जो कैचेस छूट गए उनसे कैचेस छूटते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं और वो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन ये कि उसका रिफ्लेक्शन उनके फील्डर उनकी बॉलिंग साइड पे डेफिनेटली आया जो आज देखने में आया। फिर मेजर एक और गलती ये थी कि जो सिकंदर रजा और राइट आर्म क्रेमर जो हैं ये लोग राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग कर रहे थे, मीनिंग जब वहाँ से लेफ्ट हैंडर, आपको मैं यूँ समझाता हूँ कि इसी एंगल से जब बॉल अंदर आ रहा है तो उसको हिट ऑन पे मारने के लिए आसानी थी। ही शुड हैव स्विच्ड द एंड, उसको ओवर द विकेट अगर गेंद करते हैं तो कभी भी ये गलती नहीं होती। आपको याद होगा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ में खेल रहा था T20 का एक वर्ल्ड कप का मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फाइनल था गालिबन, और माइक हसी को लास्ट ओवर में 21 या 22 रन चाहिए थे और उसने वो जो हमारे ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने जो गलती की राउंड द विकेट, उसको उसी एंगल से जो उसको चाहता था, तो टाइटर जो ट्रिजेक्ट्री होती है, जो बॉल की जो फ्लाइट की बात कर रहा हूँ, तो वो उसमें टाइटर बॉल होता अगर वो दूसरे एंड से गेंद करते आज के मैच में भी, और वहाँ सईद अजमल ने भी गलती की थी। फिर इसके अलावा टॉस जीत के
इनकी बैटिंग की डेप्थ इतनी नहीं है। तो ये टॉस भी जीते थे और फिर उसमें उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। तो मैं समझता हूँ वो भी गलत था, इसलिए कि इन मैचेस के अंदर जब एक दफ़ा आप एक वॉट एवर द टोटल इट माइट बी और कुड हैव बीन वो रखते और तो इनके बैट्समैन अगर एक दो शॉट शुरू में मारते और गलती से आउट हो जाते तो फिर वो इस तरह फ्री शॉट्स नहीं खेल सकते थे, इसलिए कि पोजीशन अलाउ नहीं करती और वो प्रेशर में एक दफ़ा आ सकते थे। तो वो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट ही नहीं कर सके जिम्बाब्वे के प्लेयर्स, इसलिए कि उन्होंने बारी उनको दे दी थी। उनको फ्री हैंड था, फर्स्ट इनिंग के अंदर जी। आप फ्री हैंड से खेलते हैं। फिर इसके अलावा रॉन्ग एंड बॉलिंग और जो कैचेस जो थे और दूसरे अच्छा और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो मैंने नोट की कि उनको विकेट टू विकेट उनके बैट्समैन को सिर्फ लेंथ का फर्क आ रहा था। शॉर्ट पिच डिलीवरी पे वो बैकफुट पे आके पावर हाउस बैट्समैन है वो लोग, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत जोर से शॉट मारते। तो जरा सी शॉर्ट बॉल के ऊपर भी उन्होंने छक्के मारे। अच्छा शुएब साहब, प्रेशर भी ले लिया सुपर 8 का। आपको लगता है कि एक बड़ा मैच था और काफ़ी अरसे बाद जो है वो किसी बड़े टूर्नामेंट के अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया। आप सेमीफाइनल सिर्फ 3 मैचों की दूरी पर था, इतना अच्छा खेल कर और बड़े मैच का प्रेशर तो नहीं ले गए जिसकी वजह से चौक हो गए इस मैच में? देखिए बड़े मैच का प्रेशर डेफिनेटली होता है, लेकिन बाज़ दिन ऐसे होते हैं कि दूसरी टीम इतनी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल रहा होता है कि आपके हाथ खड़े हो जाते हैं और उसमें जो हाफ अ चांस मिले, जिसमें कैचेस अगर थोड़ा सा दूर गिर रहे हैं और वो हाफ अ चांस है, आपने डाइव मार के आउटस्टैंडिंग कैच किया या कोई रन आउट क्रिएट किया अच्छी डाइव मार के रोक के और तो वो चीज़ें देखने में नहीं आई। इनके पास जो कैचेस आए क्रूशियल मोमेंट पे 9 रन के ऊपर हेटमायर का कैच छूटा और फिर एक गालिबन शायद 71 रन के ऊपर भी एक कैच छूटा। तो दो ऐसे क्रूशियल, स्पेशली जो फर्स्ट कैच था तो वो वहाँ वो लोग आउट होते तो इसलिए कि उन्होंने 6 ओवर में ही 55 कर दिए थे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों ने। शायद होप हालांकि बहुत फॉर्म में है, अच्छा भी खेलते हैं, बड़ी हिट मारते हैं, लेकिन उनका कैच बाउंड्री लाइन के ऊपर आपने देखा वो आउट हो गए। लेकिन उन्होंने 10th ओवर के अंदर दे वर ऑलरेडी बैटिंग ऑन 115 रन विथ ओनली 2 विकेट्स डाउन। तो उससे अंदाज़ा ये हो गया उनकी टीम को, वेस्ट इंडीज़ की टीम को, नाउ दे कैन प्ले मच मोर फ्रीली और वो जो शॉट्स खेलते गए तो एक्सिक्यूशन होती चली गई और इन्होंने अपनी जो प्लानिंग या ट्रेजेक्ट्री बॉलिंग की चेंज नहीं की। थोड़ा ऐसे बैट्समैनों को बाज़ दफ़ा जो मारने पे पहले से तैयार हैं, हालांकि पावल ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और उनको सपोर्ट दिया, हालांकि वो पिछले 3 मैचों के अंदर बहुत कम रन्स के ऊपर आउट होते गए। 24 हाईएस्ट था इससे पहले, 14 और 9 रन उन्होंने इससे पहले किए हुए थे, लेकिन उन्होंने भी हेटमायर का फुल सपोर्ट दिया। लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी वेव जैसे कल के मैच के अंदर इंडिया ने उनके बैट्समैनों को बाहर बाहर भी बॉल की और सेम गोज फॉर द इंडियन बैट्समैन जब वो कर रहे थे तो वाइड बॉलिंग जान के कर रहे थे इस वजह से ताकि वो हिट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो, तो आज वो कुछ देखने में नहीं आया जी। अच्छा, हमने देखा है इस वर्ल्ड कप के अंदर कि जब भी डिफेंसिव अप्रोच के साथ कोई भी टीम गई है तो मैच का नतीजा जो है वो गलत ही हुआ है। पाकिस्तान का मैच जो था, हम डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेले और फिर भारत हम पे हावी हो गया और उसी तरह से आज भी मैच के अंदर देखा एक डिफेंसिव अप्रोच थी जिम्बाब्वे की और स्कोर रोकने की कोशिश कर रहे थे एज कम्पेयर टू दिस कि वो पिछले मैच की अपनी परफॉर्मेंस देखते तो अटैकिंग क्रिकेट खेलते। यही वजह है हारने की? मैंने जैसे कहा कि जब एक दफ़ा उन्होंने एक पहला कदम, दे स्टार्टेड विद द रॉन्ग फुट फर्स्ट। जब प्रेशर सिचुएशन होती है तो आप टॉस जीतते हैं तो आप सामने वाली टीम को प्रेशर में लाते हैं, जो भी स्कोर करते हैं। तो इनके पास जो है पावर हिटर्स ज़्यादा हैं वेस्ट इंडीज़ के पास और वो शुरू में उन्होंने तो रोकना नहीं है, तो उन्होंने जब हिट आउट करते उसमें अगर उनको 1-2 क्विक विकेट मिलती तो फिर वो प्रेशर में आती थी और वो उसी तरह शॉट खेलते रहते और फिर दे कुड हैव कम अप विद अ डिफरेंट प्लान और उसमें कुछ प्लानिंग स्ट्रैटेजी कुछ नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से वो दे वेंट विद द फ्लो। जो जिस तरह वो खेलना चाह रहे थे वो इन्हीं को वेस्ट इंडियन बैट्समैन को उसी तरह खिलाते गए और वो उनके लिए 254 मेहमत टोटल उन्होंने बोर्ड पे लगा दिया, जो कि
जिम्बाब्वे के प्लेयरों के बस से बहुत ज़्यादा दूर था, बल्कि दुनिया की शायद कोई भी टीम इस सिचुएशन में मुश्किल से उसको सरपास कर पाती। अच्छा, वेस्ट इंडीज की इस बैटिंग को देखते हुए जो सुपर 8 के पहले मैच में एक ऐसी टीम को जिसने अपसेट शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को और फिर उसके बाद श्रीलंका को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराया हो और फुल फॉर्म में हो, ऐसी टीम के अगेंस्ट इतनी बड़ी बैटिंग करना और आने वाले मैचेस में वेस्ट इंडीज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि बाकी टीमों के साथ भी यही हाल होने वाला है? आज बहुत अच्छा डिस्प्ले किया, स्टंप स्पिनर हैं ये मोती, वो हैट्रिक के ऊपर भी एक टाइम पे आ गए थे। हालांकि वेंकटेश स्टेडियम मुंबई की जो ये विकेट है, पिच है, बहुत ही ज़बरदस्त। आपने देखा कि 254 वो सामने वाली टीम ने कर दिया, लेकिन ये कि ही क्रिएटेड दैट स्पिन थ्रू हिज बॉलिंग और उनको 4 विकेटें हासिल हुई, सिर्फ 28 रन दे के उन्होंने वो की हासिल की। लेकिन उसके अलावा जो फास्टर बॉलर्स हैं अकील हुसैन और दूसरे इवन होल्डर जो है, सारों ने एक अच्छी लेंथ और लाइन को पकड़ के रखा। नेचुरली जब आपके पास टोटल इतना बड़ा हो तो फिर ये कि आप यू कैन गैम्बल समटाइम्स, यू कैन प्ले ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो उन्होंने आज वही करते हुए नज़र आए। लेकिन फील्डिंग का बहुत देखें, आज का मैच का पूरा सिनारियो मेरा अंदाज़ा है कि शायद चेंज नज़र आ सकता था। एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर जिम्बाब्वे की टीम की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग होती, कोई चांसेस ऐसे नहीं होते। वेस्ट इंडीज़ की वेयर जो टीम है, उन्होंने 28 कैचेस किए इस टूर्नामेंट के अंदर और सिर्फ 4 ड्रॉप कैचेस हैं सो फार। तो इसका मतलब ये है कि और आज भी अच्छे बाउंड्री के ऊपर उनकी तरफ से कैचेस देखने में आए, जो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स मारते गए और उन्होंने वो कैचेस लेते चले गए। तो फील्डिंग वुड डेफिनेटली बी अ क्रूशियल पार्ट इन द होल टूर्नामेंट। अब इसी के जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो फिर फील्डिंग का एस्पेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एक टीम को ऊपर लाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसे कि इफ़ यू कैन प्लग आउट अ कैच आउट ऑफ थिन एयर, तो वो छक्के की जगह वही कैच हो सकता है। तो इस तरह के मोमेंट होते हैं कि वो एक एक्रोबैटिक एक्ट फ्रॉम फील्डर कैन चेंज द होल सिनारियो ऑफ द टीम। तो वेस्ट इंडीज़ इज़ वन ऑफ द टीम के जहाँ ये एथलेटिक इनके बॉडीज़ हैं, प्लेयर हैं, और हाइट इन सारे प्लेयरों की बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के जो टीमें इस वक्त हिस्सा ले रही हैं। तो इनको एडिड एडवांटेज डेफिनेटली है और मैं समझता हूँ कि ये आगे कोई एक और अपसेट, आज का अपसेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आगे कोई बड़ी टीम को अपसेट कर सकती है। ठीक है शुएब साहब, हमने परफॉर्मेंस की तो बात की वेस्ट इंडीज की और जिम्बाब्वे की, ब्रेक बाद वापस आएंगे तो हम पॉइंट्स टेबल पर भी बात करेंगे। और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के मैच के हवाले से, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आए हैं तो श्रीलंका से हमें हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर जुल्करनैन शेख ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो जहां से बात रुकी थी शुएब साहब, बात वहीं से शुरू करते हैं और जुल्करनैन साहब को फिर गुफ्तगू में ऐड कर लेंगे। हमने पॉइंट्स टेबल पे एक नज़र डालनी थी, जहां पर आज ग्रुप 1 में वेस्ट इंडीज़ 2 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर आ गया है, जबकि साउथ अफ्रीका ने भी एक मैच जीता और इबरतनाक शिकस्त दी भारत को, वो भी एक मैच जीतकर 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। रन रेट जो है वो वेस्ट इंडीज़ का कल के मैच आज के मैच के बाद कोई भी बीट नहीं कर सकता। फिर भारत के कोई पॉइंट नहीं है और जिम्बाब्वे के कोई पॉइंट नहीं है। फिर ग्रुप 2 की अगर बात करें, जहाँ पर पाकिस्तान है, वहाँ पर इंग्लैंड सर फहरिस्त है, न्यूजीलैंड जो है वो दूसरे नंबर पर है, उसका 1 पॉइंट है, और पाकिस्तान भी जो है वो उसके साथ ही तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि श्रीलंका ने एक मैच हारा है जो कि इंग्लैंड के साथ उसका मैच था। अब शुएब साहब, ये सारी सिचुएशन देखते हुए ग्रुप्स की, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी टीमें हैं जो अपसेट कर सकती हैं, कौन सी ऐसी टीमें हैं जो बड़ी टीमों को हरा कर या छोटी टीमों से हार कर जो है वो इस टूर्नामेंट से आउट हो सकती हैं? देखिए, ये पाकिस्तान के मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो 1 पॉइंट मिला है, दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या इट कुड बी द अदर वे राउंड। ऐसे कि अभी वेदर ने जो अपना पार्ट प्ले करता रहा है और अब आगे अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ देखने में आती है तो फिर नेचुरली पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं।
वरना ये टीमें जो टॉप टियर की जो टीमें हैं, जिस तरह इंडिया कल हार गया साउथ अफ्रीका से, तो इसमें ये तमाम मुश्किलात अपनी जगह हैं, लेकिन ये इसमें देखिए टॉप 8 टीम्स हैं, इसके अंदर वीकर टीम तो तकरीबन अब जैसे जिम्बाब्वे के लिए सब कह रहे थे कि बड़ा जिस तरह एक फोर्स टू रेकन विथ नज़र आ रही है और आगे ऊपर जाएगी, तो आज वो एक्सपोज हुए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी शटर होगा, उनकी गलतियां, मेजर गलतियां मैंने अभी आपको सारी डिस्क्राइब भी की। तो इस तरह की गलतियां करके आप टॉप टूर्नामेंट की बड़ी बड़ी टीमों के सामने मेरा ख्याल से सस्टेन नहीं कर सकते उस तरह का प्रेशर। तो ऑल सेड एंड डन ये सारी अच्छी टीमें, इंग्लैंड इस वक्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का मैच जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आने लगा है वो बहुत उनके लिए भी और हमारे लिए भी वो बहुत क्रूशल है। तो इस किस्म के ये वाले जो मैचेस हैं ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम, लेकिन इंग्लैंड इतना अच्छा नहीं खेल रही है माना, लेकिन ये कि ये मैचेस उन विकेटों पे नहीं है जैसे वेंकटे स्टेडियम की पिच थी। तो यहाँ कैंडी के अंदर पहले किले में जो वेदर कंडीशन है, आउटफील्ड सबसे ज़्यादा जो मैंने कल पॉइंट आउट भी किया था कि आउटफील्ड बहुत स्लो होने की वजह से बैट्समैनों को अपने शॉट्स को ऑल्टर करना पड़ता है। जो नॉर्मल रोलिंग ड्राइव है या कट शॉट है वो रोलिंग नहीं जाता, उस बैट्समैन को पता है, तो फिर वो कोशिश करता है कि मैं कोई और शॉट खेलूं, स्विच हिट करूं या कोई हवा में शॉट खेलूं, और वहाँ वो गलतियां कर रहा है। तो ये मैच बहुत ज़्यादा बड़ा मेहमत टोटल का नहीं होगा मेरा अंदाज़ा है, लेकिन ये जो कैंडी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कि यू गॉट टू प्ले। ठीक है, जुल्करनैन शेख साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। शेख साहब, आप इस वक्त जो है वो श्रीलंका में मौजूद हैं और पाला किले में मैच है, और जिस तरह से शुएब साहब ने भी बात की कि मौसम बड़ा अहम रोल प्ले करेगा, जिस तरह से पाकिस्तान को एक पॉइंट मिल गया और अगला मैच भी अगर बारिश की नज़र हो जाता है तो बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। तो मौसम की सबसे पहले तो सूरत हाल बता दीजिए, क्योंकि हर कोई शायकीन जो पाकिस्तान में बैठा है यही जानना चाह रहा है कि कल का मौसम कैसा होगा और कल मैच हो पाएगा। देखिए, 3 चीजें जो है वो पाला कली कैंडी के हवाले से कंफर्म हो चुकी है। एक तो ये कि 25 to 30% बारिश का चांस है, तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का ये मैच कंप्लीट होगा। दूसरा, उमर मैं आपको बताऊं कि 2 दिन से कड़ाके धूप निकली है कैंडी के अंदर और पिच जो है बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, और ये जिस पिच पर मैच होना है ये बिल्कुल नई पिच है और ये फ्लैट पिच बताई जा रही है। देखिए, देखने में भी फ्लैट लगती है। अब तक जो 5 मैचेस हुए हैं वो इस पिच पर नहीं हुए, और जो आज साहबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी वो कॉन्फिडेंस थे, और उन्होंने यहाँ तक बात की कि जो उनकी बाबर आजम से बात हुई तो बाबर आजम का ये ख्याल है कि इस फ्लैट पिच पे 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए जा सकते हैं। तो एक बड़े रन का या बड़े मतलब जो भी टीम खेलेगी ज्यादा रन होने की तवक्को का ये मैच होगा। अब जो क्रूशल है वो पाकिस्तान टीम टॉस जीत कर क्या करती है, और अब यहाँ पर एक मेरी मतलब आप राय ये करें कि अल्लाह करे पाकिस्तान टीम टॉस हार ही जाए ताकि आपको ये फैसला ही ना करना पड़े। तो ये जहन में रखिएगा कि ये एक फ्लैट है, और शेख साहब हार के भी कोई पता नहीं है क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया और हमने मैच देखा न्यूजीलैंड वाला, एक जगह पर जहाँ पर बैटिंग करनी चाहिए थी वहाँ बॉलिंग कर ली, फिर जहाँ बॉलिंग करनी चाहिए थी हमने बैटिंग कर ली, तो हमारा कोई पता नहीं है, हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, दुनिया यहाँ जा रही है हम वहाँ जा रहे हैं। वही बात है ना कि हम अल्लाह करे वो टॉस हारे ताकि फैसला ही ना करना पड़े ना, हम तो कुछ बात ही ना आए। और दूसरी चीज ये है कि अब माइक हेसन का कंट्रोल जो है वो अब कुछ बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इस फ्लैट पिच के ऊपर आपने जिस तरह श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच देखा है, अब उस मैच के लिहाज से स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव होंगे, और स्पिनर्स के मुताबिक पाकिस्तान को फिर 5 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स और 3 उनके जो मतलब है कि पार्ट टाइम स्पिनर है। अब 2 स्पेशलिस्ट में उस्मान तारिक के साथ अगर इकरार होगा तो आपका अच्छा इफेक्ट होगा, लेकिन लगता है कि माइक हेसन का जो झुकाव है वो एक पेसर को लाने का है, और हो सकता है फहीम अशरफ को बिठाकर एक जो है वो नसीम शाह की सूरत में पेसर लाइक की इब्रार के ऊपर माइक हेसन ज्यादा ट्रस्ट कर भी जाए, तो टीम सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अगर पाकिस्तान टीम पहले खेलती है तो ये ऐसी पिच है जिसको आज साहबजादा फरहान से मतलब जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि हम जब एज बैटर बाबर से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इस पिच को देखकर कहा कि इस पर 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की जा सकती है। सो अगर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप स्पेशली फरहान या बाबर आजम इस चीज पर कॉन्फिडेंट है
कि ये पिच 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकती है, तो पाकिस्तान टीम को फिर पहले ही बैटिंग करनी चाहिए और कोई अच्छे स्कोर करके फिर टारगेट देना चाहिए। और एक और चीज मैं ऐड करूं आपको कि ये भी बहुत अहम होगा कि बाबर आजम का क्या रोल होगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे यूं लग रहा है कि उसको एक इंसल्टिंग अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे ख्याल में जुल्करनैन शुएब साहब की एक्सपर्टीज से इस मामले पर हमें फायदा उठाना चाहिए। शुएब साहब, एक तो विकेट ड्राई है जिस तरह जुल्करनैन ने कहा, और उसके बाद फ्लैट विकेट है, और उसके बाद जो है वो साइड में परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा ये है कि चौथे नंबर पे बाबर आजम भी इफेक्टिव नहीं है। पांचवा ये है कि माइक हेजन जो है वो उनके हक में भी नहीं है बाबर आजम के। तो अब कौन सा ऐसा रोल है कि बाबर आजम को उसमें फिट किया जाए और बाबर आजम कल के मैच के अंदर परफॉर्म करें? आपकी एक्सपर्टीज जानना चाहते हैं हम इस बारे। बाबर आजम ने तो अपना रोल ऑलरेडी प्ले कर दिया है। आप पूछेंगे वो कैसे? वो इस तरह कि उसने कहा कि जी कैसे 200 रन के एवरेज से दूसरे प्लेयर खेले ताकि मुझे आसानी हो जाए। नहीं, लेकिन ये तो खैर मजाक की बात है। लेकिन अच्छा, ये कि आपको लगता है कि ये जो है वो बयान देना चाहिए था पाकिस्तान टीम के कोच को? क्योंकि अगर तो ये बयान उस कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता ना कि हमारा टॉप ऑर्डर जितना भी है, साइम अयूब, साहबजादा फरहान या सलमान अली आगा, इनके 250 के स्ट्राइक रेट होते। मैं कल देख रहा था कि मुश्किल सिचुएशन में बड़ी इटे मारने वाला कहते हैं और 9 लुक शॉट्स मारते हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट तकरीबन 137 का है। साहबजादा फरहान का तकरीबन 140 का है। तो हमारे कप्तान है 128 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, उनसे ज्यादा बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी है और तजर्बा भी है। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, एक बड़े प्लेयर का ये कि आपको यू नीड सम सॉर्ट ऑफ रन्स बिहाइंड योर बैक, चाहे कोई भी बैट्समैन हो। जिस तरह साहिम अयूब है, उसके बल्ले से कोई बड़ा स्कोर नहीं आ रहा, लेकिन उसने छोटे मोटे स्कोर लेटली करता रहा। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक क्विक फायर 50-70 ऑड रन की वो इनिंग खेले। साहबजादा ऑलरेडी इन फॉर्म बैट्समैन है, अच्छी पिच है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेटिंग हाई होगा। उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये 200 रन 200 उसके ऊपर एवरेज के हिसाब से स्ट्राइक रेट आप खेल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दे आर सीइंग इट इन अ पॉजिटिव वे, विच इज़ अ गुड साइन। और फिर दैट गोज फॉर ऑफ कोर्स सलमान और अच्छा, तो उसमें इस तरह से है कि बाबर डेफिनेटली अच्छी पिच के ऊपर उसकी क्लास अलग नजर आएगी अगर वो 4 नंबर पे कल खेलते हुए नजर आए। ठीक है, शुएब साहब और जुल्करनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुल्करनैन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं पालाकेले श्रीलंका से। मौसम की सूरत हाल के बारे में तो आपने बताया जुल्करनैन के कल जो है मौसम बिल्कुल क्लियर है और उम्मीद ये की जा रही है कि मैच पूरा होगा। अब कंट्रोवर्सी में बहुत घिरी हुई है पाकिस्तान की टीम और कुछ कोच के जो है वो कुछ प्लेयर्स ज़्यादा फेवरेट हैं, और कल की टीम लाइन क्या होगी और किस प्लेयर को खिलाया जाएगा, किसको बाहर बिठाया जाएगा, और कुछ अंदर की इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं टीम के हवाले से, तो वो दीजिए जो वहाँ पे चल रहा है श्रीलंका में, क्विकली बताइएगा। देखिए, दो चीज़ें तो बहुत अहम है। एक तो ये कि कोच और कप्तान जो है वो एक पेज पर जरूर है, पर कोच डोमिनेट कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि माइक हेसल के जो फैसले हैं वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि टीम की सिलेक्शन के हवाले से माइक हेसल के बारे में एक रिसेप्शन ये है कि वो ज्यादा चेंजेस करते नहीं। तो अगर एक चेंज होती है तो वो एक चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मतलब ये जरूर सोचा जा रहा है कि फहीम अशरफ को बिठाकर एक स्पेशलिस्ट बॉलर को डाला जाए। अब वो बॉलर स्पिनर होगा या वो बॉलर जो है वो फास्ट बॉलर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और माइक हेसल के बारे में जरा लग रहा है कि वो इब्रार को लेकर बहुत ज्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते या कॉन्फिडेंट नहीं है। और दूसरी चीज ये कि बाबर का इस्तेमाल, अगर बाबर साहबजादा फरहान को ये बात कह रहे हैं कि इस पिच के ऊपर 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की जा सकती है, तो फिर एक एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए और कप्तान को कम से कम फील्ड के अंदर अपनी कप्तानी जरूर दिखानी चाहिए। उसको कुछ ऐसे फैसले जरूर करने चाहिए जिससे वो कप्तान नजर आए, सिवाय इसके कि टॉस जीतकर गलत फैसला करना ही सिर्फ कप्तान का फैसला है। उसको कुछ ऐसे फैसले जरूर करने होंगे कि जिससे वो कप्तान नजर आए। और अगर वो समझता है कि बाबर को लग रहा है कि पिच के ऊपर 200 का स्ट्राइक रेट है, तो बाबर से ओपन भी करवाया जा सकता है। तो ये बहुत अहम होगा। और आखिरी चीज मैं बताऊं कि 3 बार हम इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैचेस खेले T20 के, 2009 में, 12 में, 22 में, तीनों बार हम हारे। तो ट्रैक रिकॉर्ड जो है हमारा वो इंग्लैंड से वर्ल्ड कप के अंदर हारने का ही है। ठीक है जुल्करनैन शेख, आपका बहुत शुक्रिया और हम कल आपसे फिर बात करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच से पहले होती है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए साहबजादा फरहान है।
ठीक है जी, मेहनत कर रहे हैं लड़के और फोकस्ड हैं और स्पिन बॉलिंग हमारी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरा साहबजादा फराज ने ये भी बोला कि ये मेरे लिए नई विकेट है, यहाँ मेरा पहला मैच है, लेकिन मैं फुली तौर पर प्रिपेयर्ड हूँ इस विकेट पे खेलने के लिए। शुएब साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बातें आपने भी सुनी और टीम जो प्लान लेके चल रही है वो आप देख रहे हैं, आप बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ डिसीजन होता है वो कितना बुरा होता है। और फिर जिस तरह जुल्करनैन भी कह रहे थे कि हमें टॉस हार ही जाना चाहिए ताकि दूसरी टीम जो है कोई डिसीजन कर ले। क्या लग रहा है आपको कल के मैच में हम क्या नया करने वाले हैं? नया उनको कुछ नहीं करना है, बस दे हैव टू स्टिक टू देयर प्लान्स। जो उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ टॉस जीत के बैटिंग करें ताकि पिच कंडीशन अच्छी है, शुरू में अच्छा एक रीजनेबल टोटल दे देते हैं तो फिर इंग्लैंड की टीम को आप आके प्रेशर में डाल सकते हैं। वो अपने शॉट्स खेलते हैं, बटलर उनके फॉर्म के अंदर नहीं है। आप इंट्रोडक्शन ऑफ उस्मान तारिक एक ओवर कम से कम जल्दी करा के एक और विकेट बाय करें तो एक से दो विकेटें अगर गिर जाती हैं उनकी तो मोस्ट डेफिनेटली वो अंडर प्रेशर खेलेंगे। सिर्फ एक एडवांटेज है कि वो पिछला मैच इसी ग्राउंड के ऊपर खेले हुए हैं और थोड़ा फेमिलियर हैं इस आउटफील्ड और इस कंडीशन से। लेकिन कल का जो पिच है जो बताया ये गया है, जैसे जुल्करनैन ने भी बताया कि ये फर्स्ट टाइम इसके ऊपर कोई मैच खेला जाएगा। इट्स एब्सोल्युटली अ न्यू पिच, इसके ऊपर कोई मैच नहीं हुआ। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स पिच की जो सिमिलर ही होती हैं, जो बाजू की जो मिट्टी और बाजू वाली जो विकेटें होती हैं या ट्रैक होता है पूरा स्क्वायर, वो सिमिलर होता है मोर और लेस। घास है नहीं है और पिछले मैच में भी देखा कि काफी ब्राउनिश वो था, घास का इतना अप्लाई नहीं हो रहा था। तो मोस्ट डेफिनेटली हमारे जो स्पिनर्स हैं, जो इंग्लैंड की टीम वैसे इतना अच्छा नहीं खेलती, स्पिनर फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन ये कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उनको एक मौका मिलेगा। लेकिन ये है कि जिस तरह अबरार अगेंस्ट इंडिया थोड़ा अंडर प्रेशर आए, शुरू में शॉर्ट पिचेस की और मैच एकदम हाथ से 17 रन दे के ज्यादा रन दे के निकल सा गया, तो वो नहीं चाहते, इसलिए हसन उनके ऊपर फेवर में नहीं है। वरना ही इज वन ऑफ द टॉप स्ट्राइकर बाय टेकिंग विकेट वाली बात है। तो लेकिन बाबर का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट वो चाह रहे हैं कि वो 4 नंबर अगर टॉप ऑर्डर गिर जाता है जल्दी तो देन बाबर वुड प्ले हिज पार्ट। बाबर आजम टीम को एंकर करें। बहुत शुक्रिया शुएब मोहम्मद साहब, और जुल्करनैन भी हमारे साथ थे, जुल्करनैन का भी हम शुक्रिया अदा कर चुके हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कल के मैच में पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, कल का मैच जीते, और दुआ यही है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे और हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे, पूरे पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरे, कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। हम कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे स्पोर्ट्स 365 को लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।